फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में बात करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो इसमें इजी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल जो एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है उसकी पूरी निचोड़ इसमें मैंने डाला है, ठीक है। तो ये इतिहास जो इंडियन इतिहास में जो शिक्षा जगत में काफी बड़ी चेंजेज है। 34 साल के बाद ये आया है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफी अच्छी चीजों को लेकर आया है। इस वीडियो में हर एक पॉइंट को हम लोग टच करेंगे और सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सभी को देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आगे देखना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं NEP 2020। तो ये इतिहास के सबसे जबरदस्त चेंजेस और कह सकते हैं कि जो हमारे एजुकेशन जगत में जो चेंजेस काफी दिनों के बाद जो आई है, वो काफी मतलब देर से आया लेकिन दुरुस्त आए वाला जो कहावत है ना, वो सटीक बैठा है। इसको और पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये काफी देर से ही आया, चलो मान लेते हैं, लेकिन दुरुस्त है। अगर इस जो ड्राफ्ट आई है, कमीशन आई है, इसको अगर सही तरीके से अगर लागू कर दिया जाएगा ना, तो ये काफी मतलब अच्छा होगा। का है इसको हम बोल सकते हैं, जो हमारे इससे पहले जितने भी चीजों को रोट लर्निंग की जो बात कर रहे हैं, रट कर है ना आगे बढ़ना, तो सभी चीजों को यहाँ पर ये शिक्षा नीति जो है ना, उस चीजों को हटाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया गया, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बात कही गई है ना। तो इस सभी सारे चीजों को मिलाते हुए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, इसकी टोटल पॉइंट को हम लोग देखेंगे और इसमें कितने दिन लगे, कितने मेंबर्स इंक्लूड थे, इसका अध्यक्ष कौन कौन है, और स्पेशली इस पर हम जो बात करेंगे, जो कंपैरिजन करेंगे 1986 जो था NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और ये जो नाम आया है इसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें दोनों में काफी मतलब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नेशनल लिख दिया, तो इसको न्यू कर लीजिए आप लोग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं मेनली हायर एजुकेशन पर और स्कूल एजुकेशन पर, उस चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। और हमें ही मतलब जो पर्सन क्या है कि पहुंच नहीं पाते हैं अच्छे गुणवत्ता एजुकेशन से, जानकारियों की कमी रह जाती है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के पास भी ये वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आने वाला भविष्य, आने वाला जो हमारी पॉलिसी होगी, आने वाला जो हमारा शिक्षा होगा, वो किस आधार पर होगा और उसके लिए कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को आगे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, तो देखेंगे। उसके बाद स्कूल एजुकेशन की जो कंटेंट है, तो कंटेंट इसमें क्या क्या है, जो हमारा जो ड्राफ्ट में जो मिली है ना, उसकी सभी सारी निचोड़ को मैंने यहाँ डाल रखा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। पूरी कंसेप्ट के साथ मैं इस वीडियो को आपको सामने लाया हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन इसीलिए पूरी कंसेप्ट लेकर आया ताकि आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और टू द पॉइंट है, ठीक है। तो पहला जो हम लोग स्कूल एजुकेशन में देख लेते हैं, इसका कंटेंट क्या क्या है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा 1986 में भी क्या था, इसका वर्णन था, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, जो होता है सीखने का जो फाउंडेशन होता है, जो लर्निंग की फाउंडेशन बोला गया है ECCE को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो कंटेंट फाउंडेशन, लिटरेचर, न्यूमेरेसी एंड अर्जेंट, सब देखेंगे हम लोग धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर उसके बाद कटलिंग ड्रॉप आउट रेट्स, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एजुकेशन ऑल लेवल, करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल देखेंगे। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, इंजॉयबल एंड एंगेजिंग। टीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को देख लेंगे। लर्निंग फॉर ऑल क्या है, ये सभी देखेंगे। एंड एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल्स कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर क्या होता है, ये देख लेंगे। एंड रेगुलेशन एंड एक्रेडिएशंस ऑफ स्कूल एजुकेशन में क्या कहा गया। तो हायर एजुकेशन की बात अब कर लेते हैं। हायर एजुकेशन में क्या क्या कंटेंट, तो इसमें हम देखेंगे, बात करेंगे
quality university college, a new forward-looking vision for Indian higher education system, institutional restructuring and consolidation towards as a more holistic education, optimal learning environments and support for students, motivated, energy and capable faculty और equity and inclusion higher education। इस नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कंटेंट हमारा टीचर एजुकेशन, रीइमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च, नेशनल रिसर्च, ये सभी कंटेंट जो है ना ड्राफ्ट में मेंशन है। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप हायर एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एंड रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन एंड और इसमें अदर की फीचर्स जो है फोकस और भी इस पर फोकस किया गया, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन पर फोकस किया। एडल्ट एजुकेशन 1986 में भी फोकस किया गया था, वहाँ माइनॉरिटी पर भी फोकस किया गया, वुमेन्स एजुकेशन पर भी वहाँ फोकस किया गया था और वहाँ पर 1986 में कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस किया गया था। तो यहाँ पर और भी बात कर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज की बात कही गई, आर्ट्स एंड कल्चर की बात कही गई है, टेक्नोलॉजी यूजेज ऑफ, यहाँ भी टेक्नोलॉजी की बात कही गई है ना, किस बेस पर कैसे यूज करना है इसको देख लेंगे हम लोग। मेकिंग इट हैपन, एस्टैब्लिशिंग एंड एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ऑल एजुकेशन सिस्टम और फाइनेंसिंग अफोर्डेबल क्वालिटी। यहाँ पर बात जो सबसे बड़ी चेंजेज आई है, आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी चेंजेस जो आई है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में जो रोटेड जो लर्निंग प्रक्रिया थी उस चीजों को हटाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर बात कही जा रही है कि भाई आप जो है ना, आप एक बंदा के पास मान लेते हैं, कोई बंदे को अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर फिजिक्स मान लेते हैं कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, और या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी को एकेडमिक एजुकेशन उतनी बढ़िया उसके नंबर नहीं आ पा रहे हैं, चलो एक्सपेक्टेशन उसने कर रखा है 80-90 लेके 60% आ रहा, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर मन नहीं लग रहा। लेकिन वो जो प्यूपिल्स होते हैं वो अगर उसको देखा जाए तो उसको अलग जो एक्स्ट्रा करिकुलम यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होता है लाइक डेट के, अगर एक बच्चा को ले लेते हैं, ठीक है, तो 10th क्लास में उसका जो बोर्ड होता है तो वो बोर्ड में वो 70% लेके आता है, ठीक है, मैं सीबीएसई की बात करूं 70-80% लेके आया। लेकिन बाद में जब उसको मतलब उसको अदर जो इंटरेस्टेड है, जैसे कि उसको इलेक्ट्रीशियन जैसे लाइक डेट की घर में जो वायरिंग होता है ना, वो वायरिंग काफी अच्छा से करता है, तो अच्छा से करता है मतलब अपने घर का वायरिंग सब बहुत अच्छे से करता है, कभी उसको मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटेंसिव जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है वो बच्चे में होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी जो फैसिलिटी, हमारे स्कूल या हमारे करिकुलम जो उस टाइप की फैसिलिटी नहीं होती है, जिसके वजह से वो बच्चे क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो ये सभी चीजों को लाने की कोशिश किया गया, रोट लर्निंग को खत्म करने की कोशिश किया गया। दूसरी बात बता दे कि जो हमारा जो बोझिल मतलब कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हैवी जो हमारा सिलेबस, हैवी करिकुलम बना दिया गया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हैवी बैगेज, तो वो सभी चीजों को यहाँ पर क्या कर दे, कम करने की कोशिश किया गया। इस सभी पॉइंट को हम लोग इसमें क्या करेंगे, डील करेंगे। और दूसरी चीज होती है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस की बात कही गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है, सर इस चीजें को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। जो हम लोग स्वतंत्रता के बाद जो हमारी पॉलिसी कितने कब आए, वो किस लिए आए, वो सभी सारी चीजों को थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफली, है ना। तो सबसे पहले जो आया था वो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, 1948 और 49 में आया था, ठीक है। इसको राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। ये स्पेशली यूनिवर्सिटी के लिए लाया गया था। फिर उसके बाद आया था 1952 और 53 में आया था, है ना, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, है ना, अंडर इसको इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। DS कोठारी साहब ने लाए थे इनको। फिर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1960 इंदिरा गांधी के समय में यही NPE यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये सबसे पहले 68 में लाया गया था इंदिरा गांधी के, लेकिन किसी कारणवश वो इंप्लीमेंट ना होकर 1986 में उसको फिर क्या कर दिया गया था, है ना, राजीव गांधी के टाइम में लाया गया था, ठीक है। तो फिर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एजुकेशन इन करेंट लिस्ट, इसको संविधान संशोधन करके इसको करेंट लिस्ट में क्या कर दिया गया, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, समवर्ती सूची, है ना, इसमें डाल दिया गया था। ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे बातों को। और जो फिर NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी, फिर उसके बाद बात करते इसी को मॉडिफाई किया गया था और
1992 में लाया गया, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहा जाता है ना। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी 2014 में, तो उसकी जो एजेंडा था, उसकी जो एजेंडा में ही ये मेंशन था कि भाई जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदला जाए। वो काफी दिन हो चुके हैं, 30 मतलब कह सकते हैं, तो उसमें उस एजेंडा था। तो सबसे पहले जब HRD मिनिस्टर जो थे, MHRD, HRD पहले जो बोला जाता, अब इसको कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, यानी अब ये कहा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके, ऑफ एजुकेशन, ये सब कह सकते थे। यानी तो इस नाम को बदलकर अब कोई भी मंत्री जो होंगे वो एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो इसी तो हम जब HRD में स्मृति ईरानी जी का जो पदभार दिया गया था, उस समय एक समिति बनी थी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि भाई एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए शिक्षा में एक सुधार के लिए। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी 27 मई 2016 को, लेकिन ये किसी कारणवश उसको लाया नहीं गया, उसमें संशोधन या इम्प्लीमेंट जो भी हो उसको खत्म कर दिया गया। फिर डॉक्टर के कस्तूरंगन कमेटी जो था, कस्तूरंगन कमेटी इस एक रिपोर्ट पेश करती है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो कस्तूरंगन कमेटी जो था, उसका हेड थे डॉक्टर कस्तूरंगन, जो इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया 31 मई 2019 को, और इसको अभी जो मतलब अभी बोल सकते हैं 2 दिन पहले आया है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, तो ये मतलब इसमें बहुत सारे लोगों से सुझाव भी मांगा गया था, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों में सुझाव भी आई है, ऐसा नहीं है। तो इस कस्तूरंगन कमेटी ने पेश किया रिपोर्ट, और इसको आज की डेट में ये हमारे मतलब भारतीय इतिहास में ये बहुत बड़ी अच्छी दिन है, और इसको सही सही धरातल पर ला दिया जाए तो ये हमारे शिक्षा जगत के लिए एक मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब एक पैनिशिया, मतलब जो क्यूर फॉर ऑल डिजीज बोल सकते हैं, सभी जो रोगों का एक ही दवा होता है शिक्षा। तो शिक्षा से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी गरीबी, अपनी फाइनेंशियली, अपनी सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, हम अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज होती है, और दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे देश में शिक्षा को ही सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। आज जीडीपी जो मान लेते हैं, आज जीडीपी की बात कर रहे हैं, पहले आज जो जीडीपी यूज की जाती, अब इससे पहले की बात करें तो 4.43 जीडीपी यूज किया गया है, ठीक है। जो मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा में जो जीडीपी, जो जितनी जीडीपी होती है, जीडीपी का 4.43% ही शिक्षा में यूज किया जा रहा था, लेकिन अब जो बात कर रही है 6%, तो फिर भी अभी भी ये कम है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये डेवलपमेंट, शिक्षा को जो डेवलपमेंट चाहिए, जो मतलब हाईवे, जो स्पीड चाहिए, वो अभी 10 अगर जीडीपी का 10+ अगर इसमें यूज किया जाता तो वो हमारे शिक्षा जगत को काफी एक मतलब कह सकते हैं एक बुलंदी पर पहुंचा सकता था। फिर भी देश की जो प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे बातें होती है। तो ये तो मेरा एक सुझाव है ना। चलिए हम इस पे बात करते हैं। पहला हम लोग NEP 2020 का कंस्टलेशन प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे कंस्टलेशन प्रोसेस हुआ, किस तरह से गुजरा, इसको देख। तो इसमें बोल सकते हैं कि लगभग 205 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया गया, 6600 ब्लॉकों को, 600 ULB को, 676 डिस्ट्रिक्ट को, है ना। मई अक्टूबर 2015 तक ये रिपोर्ट को ये कर दिया गया था। उसके बाद ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 समरी, इसको 22 लैंग्वेज में, ऑडियो बुक दोनों फॉर्मेट में, ठीक है, बुक और ऑडियो दोनों में क्या इसको पेश किया गया। एजुकेशन डायलॉग जो हुआ, मतलब कुछ MP के साथ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, ये सभी जितने भी जो राज्य हैं साउथ के, है ना, उन सभी के MPO से, MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनसे बात किया गया, इस सब पर परिचर्चा। फिर उसके बाद जो आया स्पेशल मीटिंग कैबे का, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो होता है, उसका स्पेशल मीटिंग बुलाई गई 21/9/2019 को, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन HRD, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये ऑन 7/11/2019 को, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि डॉक्टर
के कस्तूररंगन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, तो इस सभी चीजों को देख लेते हैं। तो इसमें जो हेड जो थे वो आपका चेयरमैन जिसको कस्तूररंगन जी थे, उसके बाद डॉक्टर वसुधा कामत, मंजुला भार्गव, डॉक्टर रामशंकर कुरिल, प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी, श्री कृष्णा मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मजहर अशीफ, डॉक्टर M.K. श्रीधर, श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता, ये सारे जितने थे इनके कमेटी में मेंबर्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेजर रिफॉर्म्स जो स्कूल एजुकेशन में क्या क्या हुआ, ये सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECC की बात करते हैं। तो ECCE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये बोला जाता है, मतलब कहा जाता है कि जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है, जो हमारा न्यू होता है एजुकेशन का, यही होता है। ठीक है, तो इसमें जो 5334 की बेस बताया गया। तो पहला जो बोला गया है कि भाई पहले जैसे 1986 में भी जो बात करते हैं कि 1986 में भी ECCE के बारे में बताया गया था। तो उसमें जो था ना, उसमें था कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं, मतलब कह सकते हैं कि उसको फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जोड़ा गया था, उसको खेल खेल में सिखाना बच्चों को, है ना, उसकी सिर्फ स्ट्रेंथनेस को मजबूत करना। वहां पर बात कही गई थी 6 to 14, अब जो बात कही जा रही है 3 to 18, ये काफी इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए। तो यहाँ पर 3 to 18 का मतलब जो होता है कि हम जैसे ही बच्चा जब छोटा होता है, यानी तीन यानी जब 3 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसका जो कहीं ना कहीं उसको फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जाए। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5-3-3-5-3-8 3-11-4-15 और 3-18 की बात हो रही है। तो 3 साल जो कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 साल, तो 3 साल जो बात हो रही है कि बच्चों को ऐसा जैसे कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी के आने से पहले पेरेंट्स को ऐसे उन्हें ट्रेन किया जाएगा, बताया जाएगा कि उन्हें खेल खेल में कुछ सिखानी है ना, 3 साल तक जैसे। तो फिर उसके बाद 2 साल जब आता है, तो यानी 5 में हम बात करते हैं, 5 में तो इसमें 5 में आ जाएगा, आपको इसको डिवाइड करोगे, एक 3 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 की बात करते हैं, तो 3 साल तक घर में जिस तरह से बच्चों को ये पढ़ाया ना, फिर उसके बाद 2 साल 1 से लेके, यानी कह सकते हैं कि इसमें आंगनबाड़ी का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 1 से 2 1 to 2 ग्रेड की जो बात करते हैं, 1 से 2 ग्रेड, तो इसमें 2 साल यानी 3 + 2 यानी 5 इयर्स हो जाएगा। तो ये 2 साल जो होगा ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी जैसे कह सकते हैं कि 5 साल के बच्चों में मतलब कह सकते हैं कि 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उसमें तो ये 5 साल में जो आपका आंगनबाड़ी हो गया, 1 से 2 ग्रेड्स हो गए। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी की जहां तक बात आती है, तो इस आंगनबाड़ी के अभी तक तो जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं थी, चाहे जो भी पढ़ाने वाली थी, तो जनरली उनकी पोषण आहार पर ज्यादा बल देती थी। लेकिन अब उनको ट्रेन किया जाएगा, उन्हें मतलब या तो DTH के माध्यम से या फिर जैसे भी उनमें ये बताया जाएगा ना कि आप कह सकते हो कि जैसे कि उनको 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन, 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और 6 महीने का उनको एक कोर्स करवाया जाएगा, है ना, ताकि उनको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, गाइड करना है। अगर 10+2 किसी का क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, तो उन्हें 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे जब आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसको हम लोग प्रीपेरेटरी ग्रेड जो बोलते हैं, जिसमें ग्रेड जो आ जाएगा वो 3 से 5 हो जाएगा, 3 से 5 ग्रेड हो जाएगा। तो 3 से 5 ग्रेड में जो हमारा जो मतलब कह सकते हो कि इसमें 3, 4, 5 यानी कह सकते हैं ये आपका 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो 3 आएगा यानी 5, 3, 8, तो आप बोल सकते हैं 6, 7, 8, ये 3 साल यहाँ पर जिसको हम लोग बोल सकते हो आप मिडिल बोल सकते हो। उसके बाद जो हाई स्कूल आ जाएगा, यानी जो बोल सकते हो आप इसमें जो 4 साल है ना, वो 9, 10 2 साल हो जाएगा, और 11, 12 है ना। 11 इसको 2 फेज में बांट दिया गया है कि एक 9, 10 और उसके बाद 11, 12। तो यहाँ पर बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, यहाँ पर 12 तक की बातें हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 12 तक की बातें हो रही है, और यहाँ पर जो पढ़ाए जाएंगे ना, वो काफी मतलब कह सकते हैं 6 क्लास के बाद, जो कह सकते हो आप कि 6 क्लास के बाद एक इंटर्नशिप की बात कही गई है कि इसमें जो होगा कि बच्चे जैसे अभी नॉर्मली कोई क्लास कर रहे हैं, अगर बच्चों में
आर्ट या म्यूजिक या फिर किसी भी चीज एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर उनको इंटरेस्ट है तो उन्हें बैगलेस मतलब कह सकते हैं कि बिना बैग के आप 10 दिन का जाके कहीं पर किसी नाई के दुकान पर या कहीं पर जो आपको भी इंटरेस्ट लगता है उस जाके इंटर्नशिप आप 10 दिन का कर सकते हो। ऐसा यहाँ पर बात कहा गया, जो स्टार्ट हो जाएगा 6 ईयर्स से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 6 ईयर्स नहीं, सॉरी, छठे क्लास से। ठीक है, तो यहाँ पर छठे क्लास से ये सभी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको यहाँ पर 12 तक की आपको कोई पहले क्या था कि एक स्ट्रीम को चूज करना रहता था, यहाँ पर स्ट्रीम की बात नहीं कही गई। आपको 10+2 तक को सभी एक इक्वल वे में सभी सब्जेक्ट को नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं होगा। यहाँ पर थी मल्टी डिसिप्लिनरी, जो हायर एजुकेशन में मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कही गई है कि अगर आप कोई चाहता है बंदा कि यहाँ पर 6 क्लास से जो पढ़ाने का इंटर्नशिप कराने के पीछे ये रीजन है कि बच्चों में जो 10+2 के बाद जब निकले ना आगे तो उसके अंदर में उसके पास एक जो होता है वोकेशनल कोर्सेज का एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी का, क्या उसके पास डिग्री हो, उसके पास नॉलेज हो, उसके पास स्किल हो, उस स्किल को करने के लिए, निखारने के लिए ये 6 क्लास से ही क्या किया जा रहा है, वोकेशनल कोर्स को डाला गया। उसके बाद जब बच्चों को एनालाइज किया जाएगा कि भाई आपकी इंटरेस्टेड किधर है, साइंस की ओर ज्यादा है या फिर आर्ट्स की ओर या वोकेशनल की ओर, तो आपको एक मौका दिया है, एक ब्रॉड आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आप चूज कर लो। 10+2 तक यू हैव अ चांस, सो यू देन वी सिलेक्टेड एनी सब्जेक्ट लाइक आप किधर जाना चाहते हो, आर्ट्स या ग्रेजुएट, तो ये आपको चांस दिया जा रहा है। तो 10+2 तक आपको इक्वल वे में पढ़ाया जाए, उसके बाद आप किसी भी कोई अपना लेकर आगे बढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन जब हायर एजुकेशन में बात करूंगा मल्टी डिसिप्लिनरी का, तो पहले हम इसको बात कर लेते हैं और क्या क्या इसमें जो कही गई है बात। तो इसमें कोई रिजिड सेपरेशन की बात नहीं कही, आर्ट एंड साइंस बिटवीन करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर जो मैंने, और जो इसमें बोला गया एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD, मतलब कहा गया है कि वैसे बच्चों जो काफी गिफ्टेड 4 या 5% जो हमारे सोसाइटी लोकेलिटी में एक गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, पहचान कर उन्हें स्पेशल जो फैसिलिटी होती है वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड किया जाए, है ना। उन्हें इंक्लूजन फंड वगैरह जो होता है जेंडर से रिलेटेड वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड किया जाए, सुविधा प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, राइट। यहां पर नेक्स्ट जो बात कही गई है KGBV, इसका मतलब होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी अभी कहीं कहीं देखेंगे आपके 8वें तक है, कहीं कहीं 10 तक है, तो इसको 12 तक करने की प्रावधान की गई है, जो हमारे ड्राफ्ट में है ना मेंशन, ये न्यू पॉलिसी एजुकेशन में आपको क्या बोला गया कि अब भाई इसको 12 तक कर दिया जाए। रिडक्शन इन करिकुलम जो मैंने बता रखा है आपको कि इसमें जो हमारा हैवी, जो बच्चे इतनी सिलेबस इतनी भारी, जिसको हम लोग बैग बोल सकते हो, भारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं किताबें, तो वो मतलब उस चीजों को रिड्यूस करने की बात कही गई, रिडक्शन की बात कही गई है, करिकुलम को इसेंशियल चीजों पर फोकस करने की बात कही गई है, ये सभी कोर कंसेप्ट पर बात कही गई है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फॉर 6 आई हैड ऑलरेडी डिस्कस, न्यू नेशनल ECE स्कूल्स टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन, यहाँ पर बात न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जैसे अभी जो फ्रेमवर्क चलते आ रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इसको लगभग 15 साल हो गए हैं, तो इसको में भी अब क्या चेंजेस की जरूरत, तो ये आपको कह सकते हैं कि इस साल के आज तक या अगले साल के स्टार्टिंग तक क्या हो सकते हैं, ये NCF 2021 ये आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होंगे वो हमारे करिकुलम, सिलेबस या फिर बोल सकते हैं एक स्ट्रैटेजी, एक क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सभी मेंशन होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जो आज हमारे बच्चों के बीच में क्या होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर क्या एक मतलब हवा बना के रखा गया है, तो वो सभी चीजों को मतलब कम करने की कोशिश की, डर को खत्म करने की कोशिश किया गया है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम का मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार हो, है ना। उसको पहले जो हमारा जो मतलब सिस्टम था वो 10+2 तक यानी 10 साल तक पढ़ो, फिर उसके बाद 2 11 12 पढ़ो, उसके बाद 3, जो इस तरह से पैटर्न था। लेकिन अब 5 3 3
है ना, 4 पर बात कही गई है। तो इस सभी सारी चीजों को बोर्ड एग्जाम मतलब कहा गया है कि भाई आप एक बार में एग्जाम मत दो, है ना, उसको 2-2 टर्म में करके मतलब सेमेस्टर वाइज करो। तो इस सभी चीजों को डीपली मतलब जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे या फिर जैसे जैसे डे बढ़ेगी आपको सब क्लियर होते चला जाएगा। लेकिन इसमें यही जनरली बात कही गई कि भाई आप एक साल में 2 एग्जाम दो 6-6 महीने पर, ठीक है, उससे इवेल्युएट किया जाएगा आपको। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि भाई फाइनल एग्जाम आया और 2 महीना पहले पढ़कर एग्जाम दे दिया। इससे क्या होता था कि बच्चों को एनालाइज सही से उसको इवेल्युएट नहीं किया जाए, मतलब उनको परखा नहीं, जांचा नहीं जा सकता था। अब 6-6 महीना पर रहेगा तो उनको टेंशन रहेगी, भाई पूरा सिलेबस पढ़नी है मुझे, है ना। तो इसको लेकर 6-6 महीने पर एग्जाम की बात कही गई है। ऐसे प्राइवेट स्कूल में अपने अपने पैटर्न पर वो टेस्ट वेस्ट लेते रहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, ये पूरा ओवरऑल की बात हो रही है। तो 6-6 महीने पर बात इसमें एग्जाम होने की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर जो बात कही गई है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एट लीस्ट ग्रेड 5। तो यहां पर जो मीडियम होगी वो आपका 5 क्लास तक की भाई रीजनल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। हो सके तो इसको 8 क्लास तक किया जाए, है ना। ये डिपेंड करता है लोकेलिटी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट पर। लेकिन जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट से बोली गई कि भाई आप 5 क्लास तक क्या करो, आप होम लैंग्वेज, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाओ। ताकि उससे क्या होता है कि अब जब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो अपने मदर टंग में ज्यादा चीजों को समझने में वो कैपेबल होते हैं। तो यहां पर लेकिन जो 1986 में जो थी वो बात कहती थी, ये तो यहां तक कंप्लीट करने की बात कही गई है मदर टंग में, लेकिन वो 6 to 14 था। तो 6 to 14 यानी 6 से स्टार्ट होता था। रीजनल लैंग्वेज चाहे मदर लैंग्वेज जो भी पढ़ाने का वे है वो 6 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ 6 तक आपको मदर लैंग्वेज में पढ़ाना है। यानी कह सकते हैं कि जो 6 क्लास तक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो आधा हो जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट जो हम बात कर पढ़े हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे का, तो कॉग्निटिव या फिर वाइगोस्की का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस सारी चीजों को देखा जाए, 6 क्लास तक आते आते बच्चे की काफी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसको नजरअंदाज ना किया जाए, है ना। 6 क्लास से ना कर 6 से पहले तक हम लोग बात करें, है ना। उसमें सारी चीजों कोडिंग की बात कर, आज बात करते हैं कोडिंग का। तो हम आज बात कर रहे हैं, आज चाइना में काफी दिनों से कोडिंग से पढ़ाई हो रही है ना। जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं वो आज यूरोप लैंग्वेज जो आप बात करते हैं सभी यूरोप में पहले से वहां पर हो रही है। तो आज चाइना का डेवलपमेंट आप देख ही रहे हो, है ना। तो इस सारी चीजों को मिलाते यहाँ पर भी कोडिंग की बात के भाई बच्चों को मैथमेटिकली तरीके से एक आज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस बच्चों को कोडिंग मेथड से पढ़ाया जाए, है ना। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेसिव अचीविंग लर्निंग आउटकम। तो इसमें बच्चों को इसमें बात कही गई है कि भाई पहले जो बात होती थी, यहां पर हम बात करें 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड का। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 ही पेज का होता था, आगे फ्रंट और पीछे। जो मतलब रिपोर्ट कार्ड की बात मैं बोल रहा हूं, तो उसमें आगे की पोर्शन में मार्क्स वगैरह दिया जाता था, रिमार्क्स लिख दिया जाता था, कि पीछे रिमार्क्स लिख दिया जाता था कि आपके बच्चे कैसे हैं, बस इतना ही सा। लेकिन जो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस का मतलब होलिस्टिक का मतलब संपूर्ण कहा गया है कि इसमें बच्चे 3 पेज का रहेगा। बच्चा पहला इवैल्यूएशन खुद का करेगा, उसका लिखाएगा एक पेज में, दूसरा पेज में जो उसके सहपाठियों के द्वारा, और किस बेस पे इवैल्यूएशन हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक, होल करिकुलम, को करिकुलम जो एक्टिविटियां होती है स्कूल में वो सारे बेस्ड इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, जैसे कि खेल कूद, है ना, और सारे एक्टिविटी और भी एक्स्ट्रा जो रहेंगे वो सभी बेस पे बच्चों को इवैल्यूएशन करेगा फ्रेंड, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर इवैल्यूएट करेंगे। यानी कह सकते हैं काफी मतलब अच्छा चीज है कि एक मतलब आपके बारे में लोग 3 लोग मिलकर इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ तो चांस ही नहीं बनता है, आप खुद का इवैल्यूएट खुद ही करोगे, आप खुद का मतलब जांच खुद ही करोगे। ये सब सारी चीजें काफी मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा भी है ना। ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस अचीविंग वही बात हो गई। अब यहाँ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की बात कही गई है कि भाई अब बच्चों को परखा जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। तो इसमें बात कर रहे हैं कि भाई अभी इस तरह से नेशनल असेसमेंट सेंटर अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 60 भी है ना, जो अलग अलग स्कूल बोर्ड्स कह सकते हैं वो और रिकॉग्नाइज मतलब कर रही है। और यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप जो
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है, जिसको एनटीए बोल सकते हैं, टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन हायर एजुकेशन, है ना। तो इस सभी चीजों को देखा जाए तो एनटीए मतलब एक, इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाने के लिए एक टेस्टिंग की जो व्यवस्था की गई है, ऐसे ग्रेजुएशन करने का जो अब क्या हो गया कि एमए में आप जब एडमिशन लोगे ना तो आपको एक एंट्रेंस देना होगा। तो ये काफी मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस देना पड़ता था, लेकिन जो हमारे लोकल कॉलेजेस होते थे वहाँ एंट्रेंस देने की मतलब व्यवस्था नहीं थी, वहाँ एंट्रेंस के बिना ही एडमिशन। लेकिन अब क्या हो गया कि आप पूरा संपूर्ण भारत में चाहे लोकल हो चाहे फिर अच्छे कॉलेजेस हो, है ना, सभी जगह आप इंटरेस्ट दे के आगे जाओगे, एडमिशन लोगे। तो इससे क्या होगा ना कि आप अच्छी क्वालिटी वाली मतलब चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो एक जगह बैठकर। और पूरा यूनिवर्सिटी मतलब पहले था कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग पढ़ाई हो रही है, तो अब नहीं, अब सभी जगह क्या होगा, एक करिकुलम होगा, एक सिलेबस होगा, सब फॉलो होगा, ठीक है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स की बात कही गई है, एनपीएसटी। अब भाई अब सोच लो यहाँ पर कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, अब टीचर की जो एवोल्यूशन की बात हो रही है, उनकी प्रोफेशनल की जो जांच की परख, उस तरह से ट्रेन करने की जहां तक बात हो रही है, तो अब पहले वाली बात नहीं रही। यहाँ पर टीचर को इवेल्युएट किया और ये 2023 तक का ये टारगेट दिया गया है, ठीक है। इसमें चीजों को उन्हें परखा जाएगा, उनको मतलब उस तरह से ट्रेंड किया जाएगा हर एक बेस पर, ठीक है, हर एक लेवल पर उस तरह से इनको एक प्रोग्राम के तहत उनको जांचा परखा जाएगा। पहले थे कि अब कॉलेज स्कूल चले गए, पढ़ाने के बजाय वो स्वेटर बुन रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, ये सब चीजें अब चलने वाली नहीं। जिनके अंदर काम करने की जुनून होगा वो आगे बढ़ेंगे, और जिनके अंदर काम करने की जुनून नहीं होगा वो अब उनको बाहर कर दिया जाएगा सिस्टम से। तो ये सारी चीजें अब निकल कर सामने आएगी। अब यहाँ पर बात हो रही है बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरी का। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं, बुक पढ़ने पर यहाँ बल दिया गया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बुक नहीं पढ़ पाते, जिसके वजह से जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर समझेंगे क्या। तो उनको उस तरह से डिजिटलाइजेशन लाइब्रेरी की बात कही गई है, फैसिलिटी की बात कही, ताकि उन्हें बुक प्रोवाइड हो सके। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं इसकी आउटकम क्या होगी, तो इसकी आउटकम देख लेते हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ईसीसी टू सेकेंडरी एजुकेशन का जो आउटकम होगा, इसको 2030 तक की बात कही गई है, इसको अचीव कर लेना है। अलाइनिंग विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको एसडीजी के तहत इसको जोड़ा गया है ताकि इसे अच्छे से अचीव कर लिया जाए, है ना। अटेनिंग फाउंडेशन लर्निंग, कोडिंग की जहां तक बात हो रही है, इस मेथड से बच्चे की अंदर में जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, इसको 5 साल का टारगेट दिया गया, 5 साल में बच्चों को मतलब इस तरह से स्किल को डेवलप करना है ना। और 100% जीईआर की बात कही गई है, यानी प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, यानी 2030 तक की जीईआर को अचीव कर लेना फ्री। और जो बाहर जो बच्चे नहीं, मतलब कह सकते कि जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया कि बाहर जो स्कूल जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जो पढ़ाई से वंचित रह गए, वैसे बच्चों 2 करोड़। तो अब सोच लो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी टीचर में आने वाली, इसलिए आपको तन मन धन से अब लग जाना है ना। तो अब यहाँ पर देख लेना है कि जब 2 करोड़ बच्चे जब आएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा कि टीचर की वैकेंसियां भी आएंगी बहुत ज्यादा। तो टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 20। अब टीचर्स की जो असेसमेंट की मैं बात करें 2023 तक को उन्हें पेश कर देनी। इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, यानी मतलब ये सिस्टम अब लग रहा है कि कुछ जल्दी ही तेजी से काम करेगी, पहले जैसी बात नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट कोर कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर रहेगा। एवरी चाइल्ड विल कम आउट स्कूल एडेप्ट टू लिस्ट ऑन वन स्किल, मतलब बच्चों को यहाँ पर बच्चे जब निकले 10+2 करके तो स्कूल से, तो उन्हें एक उनके पास एक एटलीस्ट 1 स्किल होनी चाहिए, मतलब रहना ही रहना है। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग पब्लिक और प्राइवेट स्कूल का जो स्टैंडर्ड है लर्निंग का, वो सब इक्वल कर दिया जाएगा, कॉमन कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ बात कही गई है। अब हम बात करते हैं मेजर रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन का। तो यहाँ पर भी जो जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की जो बात कही गई 2035 तक, ये 50% का लक्ष्य रखा गया है। हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कही गई है कि भाई जैसे हॉलिस्टिक यानी संपूर्ण एजुकेशन या मल्टीडिसिप्लिनरी, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले कि पहले ऐसा होता था कि जैसे मल्टीपल
एंट्री और मल्टीपल एग्जिट क्या है। तो मल्टीपल एंट्री, जैसे आप मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हो, 10+2 निकलने के बाद कोई आप मैथ्स से आप क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो। अब लगा कि आप 1 साल पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं अब मैथ्स नहीं, कुछ और म्यूजिक सीखना चाहिए मुझे, तो म्यूजिक सीखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 1 साल जैसे ही आप 3 साल का कोर्स था आपने 1 साल में निकल गया, तो 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल करने के बाद कोर्स जो ग्रेजुएशन था, आप 2 साल करने के बाद आप दूसरा कोर्स या फिर कहीं और चले जाते हो, या फिर आप किसी फाइनेंशियल के प्रॉब्लम की वजह से आप कोर्स को ड्रॉप नहीं करते हो, जो भी कारण हो, तो या फिर आप 2 साल करने, तो 2 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आप छोड़ते हो, तो आपको कैसा, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन आप 3 साल कोर्स, आपका बैचलर अगर 3 साल का तीनों कर लेते हो 3 साल, तो आपको एक डिग्री दी जाएगी। तो इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हो गई है कि मतलब 1 साल आप दो तीन सब्जेक्ट मतलब अपनी चॉइस के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। और दूसरी बात है कि ये तो एग्जिट हो गया। एंट्री में मल्टीपल एंट्री क्या हो गया कि मान लेते हैं कि आप 1 साल ग्रेजुएशन किया था, है ना, उसके बाद आपने चला गया आर्ट एंड क्राफ्ट करने। तो आर्ट एंड क्राफ्ट करने के बाद फिर सोचा आपने कि आप फिर से आपको करना चाहिए कि भाई ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर जब आते हो आप ग्रेजुएशन कर, तो आपको फिर 1 से नहीं करना है, आपको दूसरे साल से करना है, यानी सेकेंड ईयर में करनी है आपको। तो आपको 2 साल यानी 1 साल जो आपका था वो बर्बाद नहीं होगा। उसके लिए आपको क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के रूप में आपका रहेगा। जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना हम लोग का, कि पैसा जमा रहता है, उसी प्रकार से जितना जमा रहता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आप लोग को अगर 1 साल करते तो उसका क्रेडिट मिलेगा, 2 साल करते तो उसका क्रेडिट मिलेगा, 3 साल करते तो उसका क्रेडिट। तो ये इसमें आपका बर्बादी नहीं होगी। तो यही मल्टीपल एग्जिट और एंट्री है। दूसरा चीज यहां पर बात हो रही है कि आप मान लेते हैं कि अगर आप चाहते हो कि 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आप नौकरी करना चाह रहे हो, जैसे कि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम निकालना चाह रहे हो, एग्जाम में बैठना चाह रहे हो, तो आप 3 साल का बैचलर डिग्री हो गया, तो ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बंदा सोचता है कि हमको पीएचडी करना है एमए करके, तो उसको 3 साल आपका हो गया क्या, ग्रेजुएशन प्लस एमए, अब उसको 1 ही साल करना होगा, ठीक है एमए। लेकिन एमए के लिए अगर सेम यूनिवर्सिटी है तो सेम कॉलेज तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरा आप कॉलेज है तो उसको एंट्रेंस देना होगा एमए के लिए। लेकिन यहाँ पर एमए अब 1 साल हो गया, अब एमए करने के बाद डायरेक्ट अब वो क्या करेगा, वो पीएचडी कर लेगा। एमफिल अब हटा दिया गया, एमफिल यहां से हटा दिया गया है ना, डिस्कंटिन्यूड कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो अब बात करते हैं बीएड का, तो अब बीएड की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज की बात हो रही है बीएड का, तो जो अब इंटर 10+2 करने के बाद अब जो आना चाह रहा है तो उसके लिए 4 साल होगा, यानी 3 साल ग्रेजुएशन और प्लस 1 साल बीएड। तो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा बीएड के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा बीएड बैचलर डिग्री मान लेते हैं, कोई स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश से कर लेता है, तो इंग्लिश से करने के बाद अगर वो बीएड करना चाहता है तो उसको 2 ही साल करना होगा बीएड। लेकिन एमए अगर कोई करता है, एमए करने के बाद अगर बीएड कोई कर रहा है तो बीएड अब उसको 1 साल करना होगा। तो ये सारी चीजें यानी बीएड 4 साल का भी हो गया, 2 साल का भी हो गया और 1 साल का भी हो गया। तो 1 साल वाले एमए करने के बाद उनकी फैसिलिटी 1 साल है, जो बीए करने के बाद बीएड करना चाह रहे हैं तो उनके 2 साल, और जो एमए जो इंटर करने के बाद डायरेक्ट बीएड करना चाह रहे हैं उनको 4 साल, यानी किसी चीज को हटाया नहीं गया है यहाँ पर चीजों को, ठीक है। ये बहुत काफी इंटरेस्टिंग चीजें है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मेरू का, तो मेरू का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, है ना, ई फॉर एजुकेशन, एम फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी, ए फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च और यू फॉर यूनिवर्सिटी। तो ये सभी चीजें जो बात कही गई है कि रिसर्च के लिए, है ना। अब बात ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी में क्या होता था कि पहले कॉलेज की मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन की सालों साल क्या हो रहे एग्जाम होते जाए, जिससे उनका परफॉर्मेंस जो होता है ना धीरे धीरे कॉलेज की क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस खराब होते चली जाती है। तो इसी चीज को सुधारने के लिए उनको ग्रेड में बांट दिया गया, ए प्लस एंड बी। तो ए वाले अगर रहेंगे उनको काफी पीक पॉइंट पर अच्छे कॉलेजेस में जाना जाएगा। ए प्लस वाले को बोला जाएगा भाई कि अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बी वाले को मतलब ए प्लस वाले को कहा जाएगा ए प्लस काफी हाईएस्ट ए वाले, फिर उसके बाद बी को देखा जाएगा। तो
ए प्लस वाले को कहा जाएगा, काफी हाईएस्ट में डाला जाएगा, है ना, पिक पॉइंट पर। और ए वाले जो होंगे, ए जो उससे कम, अब बी मतलब जो बी में आएंगे तो उनको कहा जाएगा आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें। यानी ग्रेडिंग सिस्टम, कॉलेज की ग्रेडिंग ऑटोनोमी एकेडमी, अगर उन्हें उनकी परफॉर्मेंस अगर नहीं सुधरता है तो उनको क्या मान्यता क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अब तीसरी बात यहाँ पर बात कर जाए नेशनल मिशन ऑन मेंटोरिंग का, मतलब अब बच्चों को यानी जो हमारा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक अच्छी फैकल्टी मिलेंगे, और है ना, उनको बहुत सारे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं अच्छे फैकल्टी से पढ़ने का। तो यहाँ पर बात हो रही है। दूसरी चीज होती है कि जो सारे सिस्टम, अब हायर एजुकेशन को जो मतलब कह सकते हैं जो एक सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड होगा, कह सकते हैं इसको कि आप जैसे AICT की बात करते हैं या फिर UGC की बात करते हैं, तो OAIC, तो ये सभी को हटाकर एक सिर्फ जो एक रेगुलेटरी जो होगा वो हायर एजुकेशन के लिए एक होगा वहां से। लेकिन फाइनेंशियल ये या फिर ऐसे और भी चीजों को देखरेख करने के लिए वो सब अलग चीज रहेंगे, लेकिन ये सभी जो UGC AIC को ये सबको एक करके मर्ज करके एक सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड की बात कही गई है, ठीक है। और जो बार बार ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो प्लेस इंस्पेक्शंस के लिए बार बार रिक्वेस्ट करना या फिर बार बार ये आना, तो ये सभी चीजों को हटा दिया जाएगा। कॉमन नॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट HEE का बात हो रही है। यहाँ पर अब बात कर रहे हैं PPP का, ट्रिपल P का बात हो रही है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है कि फी फिक्सेशन विद इन बोर्ड, मतलब फी की जहां तक बात होती है तो जो हाईएस्ट फी होगा वो सरकार तय करेगी। अब जो मतलब जो प्राइवेट वाले जो होते थे ना, वो अपना मनमाना फी वसूलते थे या फिर कह सकते हैं कि गरीब छात्र पढ़ नहीं पाते थे, जिसके वजह से अब जो उनके जो मतलब इकोनॉमिकली जो गैप होता था ना, वो चीजों को पाटने की कोशिश किया गया। यानी मतलब जो फी की जो फिक्सेशन होगा वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो तय नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट तय करेगी, भाई आपको इतना लेना है, इतना ही लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर। तो अभी तक जो मतलब GDP का 4.43 ही यूज होते आ रहा, अब इसकी 6% की यूज की बात कही, GDP का 6% यूज होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की बात कही गई है कि यहाँ पर NRF, जैसे कि NRF जो होता है, जैसे साउथ वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो वहाँ साइंस के रिसर्च के लिए पैसे प्रोवाइड करती है। NSF एक बोर्ड है, उसी तरह से यहाँ NRF बनाया गया जो रिसर्च के लिए पैसे देगा। लेकिन यहाँ पर उस चीजों को एक कदम आगे बढ़कर बताया गया कि भाई NRF सिर्फ साइंस के रिसर्च के लिए नहीं रहेगा, वो आपको सोशल साइंस के रिसर्च के लिए भी पैसे प्रोवाइड, यानी अब साइंस के साथ साथ सोशल साइंस में भी अब रिसर्च होगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कही गई है। इसमें बोला गया है कि जैसे बच्चे हमारे इंडियंस जाते हैं बाहर विदेश पढ़ने, तो वहां के बच्चों को यहाँ पर भी फैसिनेट किया जाए, आकर्षित किया जाए, एजुकेशन को ऐसा बनाया जाए क्वालिटी वाला हो ताकि बाहर के बच्चे यहाँ के पढ़ सके, है ना। तो इसीलिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहा गया। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल टीचर्स एंड प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कही गई है। सेटिंग ऑफ न्यू क्वालिटी HEI हैज बीन मेड इजियर। अब बात करते हैं स्टैंड होल्ड हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेल इवॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी, जो बता दिए मैंने। स्पेशल एजुकेशन जोन, डिसएडवांटेज रीजन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, ये सभी चीजों को बात कही गई है कि अब जो मतलब जो हमारा लैंग्वेज की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट जो है जो पाली के लिए, पाली जो लैंग्वेज है, पर्शियन, प्राकृत, इस सभी को जो इस सभी पर बल दिया। कहले हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नए चीजों को पाने के चक्कर में पुराने चीजों को छोड़ते जाते हैं, तो वो सभी चीजों को छोड़ना नहीं, वो सभी चीजों को लेकर चलना है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात कही गई है, NETF की बात कही गई है। मतलब कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म में कि बच्चों को जैसे इसमें टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की बात कही गई है कि इस यहाँ पर चीजों को स्पेशल एजुकेशन जो डिसएडवांटेज रीजन्स या फिर बोल सकते हैं कि वैसे टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। मान लेते दिव्यांग छात्रों को एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना, या फिर बोल सकते नेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे ये
इस जो पॉलिसी पहले से मेंशन था, लेकिन जो कह सकते हैं कि कोरोना ने उसको पहले से स्टार्ट कर दिया अभी, है ना। तो इसमें मतलब डिजिटलाइजेशन की बात कही गई है, ऑनलाइन पढ़ाई की बात कही गई है, और चीज़ों को ये भी बताया गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी उन लोग को देख के भी चलना है कि जिनके पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, जो फाइनेंशियल वीक है, तो उस सभी को लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना है। तो ये सभी सारी चीजें पर फोकस किया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज, कल्चर और वैल्यू की बात कही, फोकस ऑन लिटरेचर, साइंटिफिक वोकैबुलरी, इंडियन लैंग्वेज की बात कही गई कि भाई लिटरेरी सिर्फ इंग्लिश हिंदी छोड़ ना ही पढ़ा है, उसके साथ साथ रीजनल लिटरेचर की भी बात कही गई, उसको भी बढ़ावा दिया जाए, है ना। लैंग्वेज फैकल्टी, यानी वैसे फैकल्टी को डेवलप करना है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज में होते हैं। रिसर्च ऑन लैंग्वेज की बात कही गई है, रिसर्च में लैंग्वेज में रिसर्च करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन प्रमोशन क्लासिकल लैंग्वेज, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ऐसे भी चीजें बात कही गई। यानी हम जो हमारा कल्चर है, लैंग्वेज है जो हमारा, जैसे आर्ट हो गया, लोक विद्या हो गया, है ना, ये सबको प्रमोट करने के बाद जो हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गया, जैसे आपका ओडिशी हो गया, या फिर कन्नड़, कर्नाटका, ये सभी चीजें जो क्लासिकल लैंग्वेज की बात कही गई, क्लासिकल आर्ट की बात कही गई, वो सबको मतलब बढ़ावा देना, वो सब पर उन लोगों पर फोकस करना और उन लोगों को आगे बढ़ाना, उन लोगों को छोड़ना नहीं। मतलब मॉडर्नाइज एजुकेशन के साथ साथ ये सभी चीजों को हम लोगों को साथ लेकर चलना है, ये सभी एजुकेशन की बात कही है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सभी चीजों को देख लेते। यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी में बात कही गई है कि एजुकेशन प्लानिंग और टीचिंग लर्निंग असेसमेंट की बात कही है कि एक टीचर अब मुकर नहीं सकता, एक टीचर को अब मतलब कह सकते हैं कि उसको मतलब टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए, है ना, उनको पढ़ाने का तरीका, है ना। अब एक टीचर बच नहीं सकता टेक्निक, जिसके पास अगर अच्छा टीचर बनने का मौका है तो उन्हें टेक्निकली नॉलेज भी होना चाहिए, सब कुछ, है ना, लर्निंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात कही गई, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस की बात कही गई। इंक्रीजिंगली फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए ताकि फ्रेंडली एजुकेशन बनाया जाए माहौल को। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर की बात कही गई, मतलब वैसे जो फिजिकली डिजेबल्ड है उन लोगों के लिए वैसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि उनको एजुकेशन में सीखने में हेल्प हो सके। ई कंटेंट की बात कही गई है, रीजनल लैंग्वेज, जैसे ई कंटेंट अभी जनरली देखा जाए तो अभी इंग्लिश और हिंदी में ही उपलब्ध होती थी, लेकिन अब यहाँ पर 8 भाषाओं में 8 लैंग्वेजेज में बात कही गई है, ओडिशा, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, मराठी, ये सभी सारे मतलब 8 लैंग्वेज में यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। तो वो सारे अब रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट क्या होगा, अवेलेबल होगा ई पर, मतलब नेट पर। नेशनल वर्चुअल लैब की बात कही गई है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की बात कही गई, डिजिटल इक्विपिंग स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं ये आशा करता हूँ, फिर भी अगर किसी प्रकार किसी डाउट है किसी को तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अगर आप लोग से यही रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और बच्चों को मतलब जो चेंजेस आए ना, उन सारे बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं कि इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन या फिर मतलब रिसोर्सेज की कमी से के वजह से समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए, ताकि वो सभी क्लियरली अच्छे सिंपल कंसेप्ट के साथ मेरे वीडियो को समझ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।